वेलोसिटी पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा डिपेंड कर रही है। मास जब डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, वेलोसिटी जब डबल की तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Today is our another lecture of first year physics chapter 4 और आज हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी कि कोई बॉडी जितना ज्यादा मूव कर रही होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे सपोज करें अभी मैं स्टेशनरी हूँ इन स्टेट ऑफ रेस्ट हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी 0 है। जैसे ही मैं मूव करना शुरू हुआ इस तरफ को सपोज करें तो मेरी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। मोशन की वजह से जब भी एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एक और ऑब्जेक्ट है जो उससे ज्यादा तेज मूव कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी उससे ज्यादा होगी अगर दोनों का मास सेम हो। जैसे सपोज करें कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, दोनों का मास सेम है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड और उसकी है 10 मीटर पर सेकंड। तो किस ऑब्जेक्ट में मोशन ज्यादा है? ऑब्जेक्ट बी में। ऑब्जेक्ट बी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि मोशन की वजह से, अब वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो, मोशन की वजह से जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो हमारे पास कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की नेचर क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी आ जाए आपने हमेशा याद रखना है कि उसकी नेचर स्केलर होगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, जो कोई सी भी एनर्जी आ जाए हमेशा उसकी नेचर स्केलर रहती है। इस बात को आपने याद रखना है। देन फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको बहुत अच्छे से ही याद होगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के से, mv स्क्वायर के। अभी हम इसको ड्राइव भी करेंगे कि ये फॉर्मूला आता कैसे। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के। नाउ यूनिट की बात की जाए तो यूनिट कैसे आएगी? यूनिट एनर्जी की वैसे तो जूल होती है, लेकिन अगर हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। कैसे? हाफ, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती, ये हट जाएगा कि मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, और क्योंकि स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकूं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। मैंने क्या किया, मीटर की पावर को ब्रेक कर दिया मीटर और मीटर में, मीटर इंटू मीटर वापसी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ हमने पढ़ा है F इक्वल्स टू ma, फोर्स की यूनिट न्यूटन, मास की किलोग्राम और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर होता है न्यूटन के। तो मैं इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह न्यूटन रख सकता हूँ, हमारे पास आ जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल के, तो हमारे पास यूनिट आ जाएगी जूल। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। नाउ डायमेंशन क्या होगी? हम डायमेंशन यहीं से निकालेंगे फॉर्मूले के थ्रू। इसको हटाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगेन वही चीज, यहाँ पे 1/2 लिखा हुआ है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस होते हैं कांस्टेंट, तो वो हट गया। बाकी हमने यूनिट्स पुट करवाई एक एक करके, और क्या आ गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जो डायमेंशन निकालने का सिंपल मेथड है। अब डायमेंशन में क्या करते हैं, जहां पे भी मास आ रहा है, यानी कि जहां पे भी मास की किलोग्राम आ रहा है ऐसे मास, तो उसकी जगह हम कैपिटल M लिख देंगे। सेकंड, कहीं पे भी अगर यूनिट मीटर आ रही है यानी लेंथ आ रही है तो उसकी जगह हम कैपिटल L कर देते हैं। और कहीं पे भी टाइम आ रहा है यानी कि यूनिट सेकंड, तो वहां हम कैपिटल T कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है, किलोग्राम मीटर और सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम चेंज होके कैपिटल M हो जाएगा, इनटू मीटर की जगह कैपिटल L, और मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड की जगह T आ जाएगा, और स्क्वायर है तो T स्क्वायर। T स्क्वायर डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगा ml स्क्वायर T माइनस 2। तो हमारे पास
डायमेंशन आ गई ml² t-2। अगर आप थोड़ा सा अपने जहन में याद करें तो हमारे पास वर्क डन की भी डायमेंशन यही आई थी। वर्क डन की डायमेंशन जब हमने कैलकुलेट की थी तो वो भी यही आई थी ml² t-2। और आइंदा में जब हम पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो वो भी यही आएगी ml² t-2। क्यों? अगर आप जहन में लाएं तो वर्क डन की यूनिट क्या थी? जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। पोटेंशियल एनर्जी की भी यूनिट जूल ही होती है। तो जब किसी चीज की यूनिट सेम होती है तो उसकी डायमेंशन भी सेम होती है। जैसे हमारे पास वर्क डन है यूनिट जूल, काइनेटिक एनर्जी की भी यूनिट जूल। जब यूनिट सेम होंगी तो डायमेंशन भी सेम होगी उनकी। नाउ मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर्स की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, तो हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी एक डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती एनर्जी की। नाउ काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है हमें ये देखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? सिंपली काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। लेट सपोज थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं कि इसके अंदर हाफ हाफ तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट हो गया है। तो हम कह रहा हूं कि हाफ तो कांस्टेंट है, मास को भी कांस्टेंट कर दिया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। और मैं इसको चेंज कर रहा हूं यहाँ पे एक कांस्टेंट से, के ई इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू v²। तो कॉन्स्ट जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के। यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो मैंने बताया था कि मोशन ज्यादा होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, ये वही चीज बता रही है। अच्छा सेकंड, अब क्या करते हैं? अगेन यही फॉर्मूला लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इस बार हम सपोज करते हैं कि हाफ v² कांस्टेंट है। तो ये सपोजिशन हम कर सकते हैं, कोई भी सपोजिशन कर सकते हैं, कांस्टेंट नहीं भी हो तो हम सपोज कर सकते हैं। क्यों? हमने सिर्फ रिलेशनशिप्स देखने, डिपेंडेंसी देखनी है। तो अब क्या होगा? हाफ v² की जगह मैं कांस्टेंट लिख दूं और ये हमारे पास आ गया मास। तो हमारे पास इस बार आ जाएगा, अगेन कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी। हमारे पास आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के भी। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट का मास बढ़ेगा तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी तो भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, मास और वेलोसिटी पर। नाउ सपोज करें कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास है m और वो इनिशियली इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। देन वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और वो है vf। क्या ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियली वो रेस्ट में, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। देन वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना शुरू हुआ और वो वेलोसिटी है vf। इसको मैं v से रिप्रेजेंट कर दूंगा और उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो s था। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करें, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as बराबर होता है vf² माइनस vi² के। इन तमाम वैल्यूज को इधर पुट करने की कोशिश करते हैं हम, तो हमारे पास आ जाएगा 2, बॉडी में कुछ ना कुछ एक्सलेशन आई होगी a, s इज इक्वल टू vf², जिसे मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, v² माइनस 0 का स्क्वायर। देन 0 हट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू v²। अगर अब अभी आप देखें, सॉरी v², vf नहीं v²। अब हम क्या करते हैं कि सपोज करें कि ये तो हमारे पास आ गया, हम करते ये हैं कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देते हैं मास से, या मास से नहीं 1/मास से करवा देते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय मास m, दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 mas इज इक्वल टू mv²। नाउ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
हमारे पास आ जाएगा MAS इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय 2। अब ma किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हमें ये बात पता है कि फोर्स बराबर होती है ma के, F इक्वल टू ma। तो हम इस ma की जगह फोर्स रख देते हैं F, S इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय 2। नाउ F डॉट S किसका फॉर्मूला है? वर्क डन का। तो हमारे पास Fs की जगह आ जाएगा वर्क डन, जो बराबर हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाय 2 के। नाउ आपको ये बात समझनी होगी कि लेट्स सपोज एक बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट है, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, तो हमने अपनी एनर्जी यूज की है, हमारी एनर्जी ऑब्जेक्ट में जा रही है, ठीक, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क डन करवा रहे हैं, अपनी एनर्जी यूज कर रहे हैं, हमारे अंदर से एनर्जी जा रही है, तो वो किसी के अंदर तो आ रही होगी, अपनी फॉर्म चेंज कर लेगी लेकिन वो एनर्जी जरूर रहेगी। तो सपोज करें एक बॉक्स है, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगा के उसको मूव करवाया, मेरी एनर्जी कम हो गई, मेरे अंदर से एनर्जी चली गई बॉक्स के अंदर, बॉक्स मूव हुआ यानी बॉक्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आई। जो वर्क डन हुआ ऑब्जेक्ट पे, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, और वो स्टोर्ड एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। ऑब्वियस है, जब मोशन हो रही है, ऑब्जेक्ट पे ऐसे फोर्स लगाई, ऑब्जेक्ट आगे गया, ऑब्जेक्ट में मोशन हुई है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो मेरी एनर्जी कम हुई है वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गई। किस फॉर्म में स्टोर हुई? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव हुए तो वो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो गई। तो हम यही बात कहेंगे, द वर्क डन is stored in body as kinetic energy। अच्छा, अब देखिए मैंने ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाई, लेट्स सपोज फ्रिक्शनलेस सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, जितनी मेरी एनर्जी कम हुई सारी की सारी एनर्जी कहाँ चली गई? ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि जो वर्क डन था, जो एनर्जी मेरी यूज हुई, वो बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, W की जगह काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ mv², 2 को पीछे करके लिख दिया, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ mv²। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन भी हो गई। नाउ आपके एमसीक्यूज के लिए एक सवाल लिखा है मैंने कि अगर हम मास या वेलोसिटी को चेंज करें तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क आएगा। तो फर्स्ट केस देखते हैं, लेट मास इज डबल्ड। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क आएगा? वेलोसिटी सेम है, मास चेंज हो रहा है। तो हमारे पास इनिशियली फार्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv² के। तो हम क्या करेंगे, मास को डबल कर रहे हैं, इनिशियली ये था, ये हमारा इनिशियल है, यानी कि जब मास सेम था तो पहले वाला, हमने मास को डबल कर दिया, यानी मास की जगह हम 2m कर देंगे। क्या लेट्स सपोज पहले 5 kg था, तो बाद में डबल होकर 2m, 2 into 5 10 हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? यानी कि मास चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होएगी, उसे हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं। हाफ मास की जगह हमने कर दिया ट्वाइस ऑफ मास, मास डबल हुआ है, और v²। तो क्या करते हैं, एक तो ये कर सकते थे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम वो नहीं कर रहे, 2 को हम बाहर लेके आते हैं, 2 into हाफ mv², ऐसे लिख सकते हैं। हाफ इधर आ गया, 2 बाहर आ गया, मल्टीप्लीकेशन में जगह चेंज हो सकती है। तो हमारे पास 2 हाफ mv² किसके बराबर है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। अगर आप देखें कि जब मास हमने डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? इनिशियल वाली वैल्यू से डबल हो गई। काइनेटिक एनर्जी पहले क्या थी? हाफ mv², जब मास डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो गई। ये आपको एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये आते हैं कि अगर मास को डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मास को 3 टाइम्स कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि केस 1 मास डबल किया है, केस 2 देखते हैं, लेट
वेलोसिटी इज डबल्ड। वेलोसिटी को अगर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इनिशियली लेट्स सपोज काइनेटिक एनर्जी वही हाफ mv²। अब वेलोसिटी को डबल कर दें हम तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी, जिसको हम KEF बोल रहे हैं, हाफ m v की जगह 2v आ गया, यानी डबल हो गई वेलोसिटी और इसका स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाफ m 2 का स्क्वायर 4 v का स्क्वायर v²। तो अब हम क्या करेंगे? 4 को बाहर ले आते, 4 इंटू हाफ mv²। नाउ mv² किसके बराबर है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखें कि जब हमने मास को डबल किया था तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई थी, जब हमने वेलोसिटी को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर ये वेलोसिटी पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा डिपेंड कर रही है। मास जब डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई, वेलोसिटी जब डबल की तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई। इस तरह से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि लेट्स सपोज मास को 5 टाइम्स कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क आएगा। तो इस तरह से ये एमसीक्यूज में आपसे आते हैं अक्सर। तो आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से अच्छा समझाया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।